अचार बेचने वाली सास की बहू बनी लॉयर। हे भगवान, ये लड़की भी ना पूरे घर में जहां देखो वहां किताब फैलाकर रखती है। किरण, ओ किरण, इधर तो आ जरा। हाँ माँ, कहो, कुछ काम था क्या? इनमें से जो किताबें तेरे काम की नहीं है छांट कर अलग कर, आज कबाड़ी वाला आएगा तो बेच दूंगी। माँ, इनमें से कोई भी किताब मत बेचना, मुझे इनकी जरूरत लगेगी। यूपीएससी की परीक्षा के लिए मैं इन्हीं किताबों से पढ़ रही हूँ। इसका मतलब तेरे पिताजी ने तुझको कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों बिटिया पर राशन पानी लेकर चढ़ गई हो सवेरे सवेरे? अरे कितना पढ़ाओगे लिखाओगे, बेटी जात को कल को पराए घर जाना है। और तुझको मैंने कितनी बार कहा कि सिलाई कढ़ाई का काम सीख ले, ससुराल में वही काम आता है। कब तक बोझ बनकर बेटी को छाती पर बिठा कर रखोगे? दुनिया कितने ताने मार रही है, ये तो मैं सुनती हूँ। बस करो केतकी, अरे कौन से जुग जमाने में जी रही हो तुम? आजकल लड़कियां समाज में लड़कों से भी 2 कदम आगे हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। बेटी तू पढ़ लिख कर काबिल हो, तेरा बापू है तेरे साथ खड़ा हुआ। यह हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। आज भी गरीब परिवार में पैदा हुई लड़कियों को बड़े सपने देखने की इजाजत नहीं। किरण एक किसान की बेटी थी। बूढ़ा हरिया कड़ी धूप में खेतीबाड़ी करके उसे पढ़ा लिखा रहा है। क्यों भाई हरिया, हर बार की तरह आपकी बार भी बाकी किसानों की तुलना में तुम्हारे खेतों में सबसे ज्यादा सब्जी उगी है? हाँ, बस जमींदार जी, धरती मैया की दया है। अरे वैसे हरिया, मेरी बात के बारे में तुमने क्या सोचा? इस खेत के बदले में तुम्हें दुगना खेत दूंगा और साथ में 2 लाख नकद भी दूंगा। ये खेत मेरे नाम कर दो। क्षमा कीजिए जमींदार जी, लेकिन ये खेत बिकाऊ नहीं है, ये मेरे पुरखों की देन है। अगर ये भी आपको बेच दूंगा तो परिवार को क्या खिलाऊंगा? घमंडी जमींदार हरिया के खेत बेचने से मना करने पर खिसियाकर चल देता है, मगर एक दिन मौका देखकर जमींदार कागज पर अंगूठा लगवाकर खेत हड़प लेता है। जमींदार जी, तुमने दगाबाजी से मेरी जमीन हड़पी है, कोर्ट कचहरी तक जाऊंगा मैं। अरे कोर्ट कचहरी जाना है तो कोर्ट कचहरी जा, और थाने में रपट लिखना है तो वो भी करवा ले। किरण अपने गरीब किसान पिता के साथ थाने में जाती है, मगर उनकी सुनवाई नहीं होती। वहीं जमींदार अपने वकील को पैसे खिलाकर केस को रफा दफा करवा देता है। जज साहब, मेरे क्लाइंट पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। देखिए, ये रही जमीन के कागजात, आप खुद देख लीजिए। जमीन के कागजात देखते ही जज फैसला सुना देता है। इस सबूत से यह साफ होता है, पिछले 3 पुश्तों से यह जमीन जमींदार के नाम है। इस केस का फैसला यहीं समाप्त किया जाता है। जमीन खोने के चलते हरिया को गहरा सदमा लगता है, जिससे वो उसी खेत में फांसी लगा लेता है। कई दिन गुजर जाते हैं। किरण, चल बेटी खाना खा ले। नहीं माँ, मुझको भूख नहीं है। आज अगर हमारी जड़ मजबूत होती तो हम भी अपना लॉयर हायर करते तो पिताजी मरते नहीं। बेटी, कानून अंधा होता है। यहाँ दलाल खोर वकीलों को पैसे खिलाकर लोग कानून को खरीद लेते हैं। खैर, कल तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं, बस तू ब्याह कर चली जा बेटी, भूल जा लॉयर बनने के सपने को। अगले दिन, देखिए बहन जी, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सब्जी का कारोबार करता है और मैं अचार बेचती हूँ। बाकी आपकी बिटिया को 2 वक्त की खाने का दुख कभी नहीं होगा मेरे घर में। जी जी, वैसे अपना कारोबार नौकरी चाकरी से तो अच्छा है। आपकी कोई दहेज की मांग तो नहीं है? नहीं नहीं समधन जी, एक माँ बाप अपनी बेटी दूसरे परिवार में देते हैं, ये क्या कम दहेज है? दुल्हन ही दहेज है। अमरावती की नई जमाने की सोच देखकर किरण को तसल्ली होती है। कुछ दिन में शादी करके वो ससुराल में आ जाती है। लगभग 1 सप्ताह गुजर जाता है। एक सुबह सूरज ठेले पर सब्जी सजा रहा होता है, तभी आज फिर से पूरा 1 थैली अरबी खराब हो गया। इतने महंगे रेट का मंडी से खरीद कर लाया था। 1 रुपए की कमाई तो हुई नहीं, नुकसान और हो गया। ऊपर से किरण, तुम सारा दिन घर में रहकर करती ही क्या हो? ये नहीं कि सब्जियों में थोड़ी हवा लगा दो या छटाई कर दो। तभी आंगन में अचार बनाते हुए अमरावती कहती है, अरे बस भी कर सूरज, क्यों बेचारी बहू पर राशन पानी लेकर चढ़ रहा है? तू रख दे अरबी घर में, जितना अच्छा निकलेगा मैं काट कर सब्जी बनवा दूंगी बहू से। सूरज सब्जी बेचने चला जाता है। तभी अमरावती किरण से, अरे बहू, हाँ मेरे पास में बैठ और थोड़ा मेरे साथ इस मिर्च और नींबू के अचार में मसाला भरवा दे। बड़ी देर हो गई है, आज एक शादी में 25 किलो अचार का ऑर्डर तैयार करके देना था। किरण मायूस मन से सास के साथ अचार बनवाती है। बहू, क्या बात है, तू इस शादी से खुश नहीं है? ये शादी तेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। तू हमेशा दुखी दुखी से क्यों रहती है? इतने में पड़ोसन लता लड्डू लेकर आती है।
अरे ये लो अमरावती बहन, मोतीचूर के लड्डू खाओ, मेरा ललित लॉयर बन गया, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बहन, बधाई हो। और वैसे ये तुम्हारी बहू है ना, इसे भी अचार बनवाने लगी। अच्छा है, गरीब सास बहू को यही धंधा सूट करता है। पड़ोसन का दिया ताना अमरावती के दिल में खटक जाता है। तभी किरण कहती है, माँ जी, आपने कुछ देर पहले मुझसे पूछा था ना कि मैं खुश क्यों नहीं रहती। मैं लॉयर बनना चाहती थी। पिताजी मुझे लॉयर की पढ़ाई लिखाई करवाते अगर आज जिंदा होते, मगर उनके जाने के बाद एक ही झटके में मेरी जिंदगी बदल गई। किरण को रोते देखकर अमरावती भी रोने लग जाती है। अरे तो क्या हो गया बहू, तेरे पिता की दुनिया बनाई है लेकिन तेरी सास अभी जिंदा है। मैं लगाऊंगी पैसे, तू लॉयर बन। किरण अपनी छोड़ी गई लॉयर की पढ़ाई को दोबारा से जारी करती है। वहीं बूढ़ी अमरावती बिना खाए पिए कड़ी धूप में बाजार में अचार बेचती है। अचार ले लो, अचार, खट्टा मीठा, आम का, कटहल का, मिर्ची का, नींबू का अचार ले लो। अरे अम्मा, कैसे रुपए किलो बेच रही हो अचार? बेटी 200 रुपए किलो का भाव लगेगा, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध कच्ची घानी सरसों तेल और असली मसाले कूट कर तैयार किया है। पहले खा कर देख लो, फिर खरीदना। बेचारी गरीब सास ग्राहक की संतुष्टि करवाने के लिए उसे अचार चखाती है। अरे वाह अम्मा, ये अचार तो सच में बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, ये नींबू का, आम का, मिर्ची का अचार 2-2 किलो कर दो। देखते ही देखते अचार खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है। अमरावती धूप में पसीने में लथपथ अचार तोलती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी गरीब बहू एसी की ठंडक में लॉयर की परीक्षा देती है, जिसमें वह टॉप करती है, जो कि अखबार में छपता है। माँ देखो, किरण ने कॉप का एग्जाम क्लियर कर लिया। तो क्या इसका मतलब मेरी बहू लॉयर बन गई? नहीं माँ जी, अभी तो बहुत सफर बाकी है। मुझे LLB की डिग्री लेने के लिए शहर जाना होगा। किरण के शहर जाकर पढ़ाई करने की बात सुनकर सूरज चिंता में कहता है, फिर तो बहुत ही ज्यादा खर्चा आएगा। कमरे का किराया, खाने पीने का खर्चा। इतनी तो मेरी सब्जी बेचकर और माँ का अचार बेचकर भी आमदनी नहीं है, कैसे होगा? ठीक है, तो फिर मैं नहीं जाती। नहीं बहू, तूने जो शुरू किया उसे पूरा कर। ऐसे बीच में अपने सपने को अधूरा मत छोड़ और पैसों की चिंता मत कर। तेरी गरीब सास कहीं से भी तुझे पैसे भेज देगी। माँ जी, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई तपस्या की होगी जो मुझे आप जैसी सास मिली। अगले दिन किरण आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है। वहीं पुलिस वाले अमरावती का अचार का ठेला बाजार में से हटवा देते हैं। दरोगा बाबू, मुझ गरीब बुढ़िया को 2 पैसे कमा लेने दो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, कहो तो पांव पड़ती हूँ। मुझे गरीब के पेट पर लात मत मारो। बेचारी के गिरगिराने पर भी घूसखोर पुलिस वाले का दिल नहीं पिघलता और उसे जोर से सर पर डंडा मारता है। हे राम, चल बुढ़िया, अभी 2 मिनट के अंदर अपना अचार का झमेला लेकर बाजार से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो थाने में बंद कर दूंगा। ऐसे ही गरीब अचार वाली सास का संघर्ष जारी था। कई किराने स्टोर पर भी सास अचार बेचने जाती है, पर कोई नहीं लेता, जिस कारण घर बेचने की नौबत आ जाती है। दोनों किराए के छोटे से झुग्गी में रहने लगते हैं। ले बेटा, मेरा तो पेट भर गया, बाकी की रोटी तू खा जा। माँ, क्यों झूठ बोलती हो? रोज ही तुम 1/4 रोटी खाकर बाकी रोटी मेरे लिए छोड़ देती हो। आखिर कब तक हम दोनों का पेट काटना पड़ेगा? अरे बेटा, आज अगर मैं दुख भोग रही हूँ तो देख लेना, जिस दिन मेरी बहू लॉयर बनकर लौटेगी ना, वो मुझे उतना ही सुख करवाएगी। तभी एकदम से अमरावती की बूढ़ी आंखें दरवाजे पर झांकती हैं, जहां काले कोट पैंट में उसकी लॉयर बहू आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। बहू तो वकील बन गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आज मेरा दिल गदगद हो गया। देख, मुझे गरीब अचार बेचने वाली की बहू लॉयर बन गई। माँ जी, सूरज जी, आप लोगों को मेरी वजह से इतना दुख देखना पड़ा। मैं भाग्यशाली हूँ जो आप लोग मेरे परिवार हैं। चलिए, अब हमें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। किरण दोनों को बाहर लाती है, जहाँ चमचमाती सरकारी गाड़ी खड़ी थी। थोड़ी देर में वो एक बड़े से बंगले में आते हैं, जहाँ कई सारे पुलिस वाले किरण को सलामी ठोकते हैं और रिपोर्टर भीड़ लगाए उनकी तस्वीर लेने के लिए खड़े थे। आखिरकार गरीब अचार बेचने वाले की बहू लॉयर जो बनी थी। हे भगवान, 3 एसी चल रहे हैं हॉल में, लेकिन फिर भी मेरी सास मुझसे इतना काम लेती है कि मेरे कपड़े सारे पसीने से तर हो गए। ये फर्श चाहे कितनी ही धो लो, छोटी छोटी चीजों के ऐसे निशान लगते हैं इस पर कि मेरे शरीर की सारी ताकत खर्च हो जाती है इन्हें निकालने में। क्या सपना देखा था मैंने 2 BHK में आने का, और क्या हो रहा है मेरे साथ?
महंगा वाला पत्थर है, तू क्या जाने मेरे 2 BHK हाउस के बारे में, इसमें कितना पैसा लगा हुआ है। चल जल्दी जल्दी से हाथ चला, सारा साफ हो जाना चाहिए, और हाँ जरा रगड़ कर साफ करना। यामिनी तन्वी से ऐसे बोलते हुए चली गई। तन्वी यामिनी की बहू थी। यामिनी एक अमीर औरत थी, लेकिन वो तन्वी से बहुत ज्यादा घर के काम करवाती थी। चलो ये भी धुल गया। ये संडे का दिन क्यों आ जाता है। मायके में मैं सोचती थी कि जल्दी से संडे आए, लेकिन ससुराल में चाहती हूँ कि संडे कभी ना आए। यहाँ इतना काम जो करना पड़ता है, ऊपर से मेरी सास इतनी खड़ूस है। एक तरफ तन्वी इस तरह से खुद से ही बातें कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन। हे भगवान, ये सफाई तो जब भी करो तभी हिला देती है। कितना ज्यादा पसीना आ रहा है। बहू, हाय मेरी बच्ची, कितनी ज्यादा पसीने में नहा गई। आजा यहाँ बैठ, मैं तुझे हवा कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, रहने दो। आप क्यों मुझे हवा करोगी, मैं कर लूंगी। वो तो मैं भी जानती हूँ कि तू कर लेगी, लेकिन बहू मुझे करने दे। जब तू ऐसे काम करती है तो मेरा दिल करता है कि इस झोपड़ी घर को किसी अच्छे मकान में बदल दो और नौकर चाकर रख लो तेरे को। मुझे ऐसे काम करते हुए देखा नहीं जाता। सुख देने के बजाय दुख ही मिल रहा है तुझे इस घर में। गंगा ऐसी बातें करते हुए राधा को हवा करने लगी। राधा तन्वी की ही बहन थी, जिसकी एक गरीब औरत गंगा के बेटे से शादी हुई थी। एक तरफ तन्वी थी जो 2 BHK ससुराल में रह रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राधा थी जिसकी बस छोटी सी झोपड़ी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज तन्वी ने राधा के पास फोन किया। हेलो राधा। हेलो, हाँ बोलो दीदी। और सुना, कैसी है तू? तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा चल रहा है? छोटी सी झोपड़ी में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती ना तुझे? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। मेरा घर भले ही छोटा सा है, लेकिन यहाँ रहने वालों के दिल बहुत बड़े बड़े हैं दी। और तुम जानती हो, मेरी सासू माँ तो इतनी अच्छी हैं कि बस पूछो नहीं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आप बताओ दीदी, आपका सब कुछ कैसा है? मेरा तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पता है, मेरा 2 BHK हाउस इतना ज्यादा बड़ा है कि बस तुझे क्या बताऊं। उसमें 2 बेडरूम है, एक बड़ा हॉल है, मॉडर्न किचन है, मेरे घर की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और घर में जगह जगह एसी भी लगे हुए हैं। सब कुछ सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं तो 2 BHK ससुराल में आकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलिए, अच्छा ही है दीदी कि हम दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। अरे राधा बेटा, तुझे कितनी गर्मी लग रही है। ये ले, मैंने तेरे लिए शिकंजी बनाई है, ये पी ले। अभी अभी कपड़े सुखा कर आ रही है ना, तो इसीलिए गर्मी लग रही होगी। मैं नहीं चाहती मेरी फूल सी बच्ची की तबीयत खराब हो जाए। हरी माँ जी, आप क्यों मेरे लिए इतना परेशान होती रहती हैं? दीदी, मेरी सासू माँ है ना, मैं काम कम करती हूँ, खुद मेरी फिक्र में ज्यादा घुलती हैं। अच्छा दीदी, मुझे अभी घर के काम है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राधा ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ तन्वी। राधा की सास कितनी अच्छी है, उन्होंने उसे शिकंजी बना कर दी। और यहाँ मेरी सास है जो मुझे एक गिलास कभी पानी भी नहीं पिलाएंगी। हाँ, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। ये जिंदगी मैंने ही अपने लिए खुद चुनी थी, मैंने ही अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, तो अब किसी और को क्या दोष देना। तन्वी ऐसे बोलकर अपने पुराने दिनों में खो गई। हाँ, आज तो बहुत काम था। मेरा बॉस बिना एक नंबर का अक्कड़ खड़ूस सन की इंसान है। आज तो मुझे बुरी तरह से थका दिया। घर जाते ही राधा से ठंडा ठंडा नींबू पानी बनवा कर पीऊंगी। तन्वी ऐसे ही बोलते हुए अपने घर आई। वो एक कंपनी में जॉब करती थी, जहां से वो शाम के वक्त ही लौटा करती थी। आज भी वो शाम के ही वक्त घर पहुंची तो उसने देखा कि घर में अलग सी ही चहल पहल थी। क्या बात है, आज तो सभी के चेहरे बड़े खिले खिले लग रहे हैं। बात ही ऐसी है कि चेहरे तो खिल ही जाएंगे। तन्वी बेटा, तेरी और राधा के ये लड़के वालों ने प्रस्ताव भेजा है, कल वो तुम्हें देखने आएंगे। अरे, तो अभी से आप लोग इतना खुश क्यों हो रहे? मेरा मतलब अभी तो बस प्रस्ताव आया है और हम भी उन्हें नहीं जानते, तो फिर रिश्ता अच्छा ही है तन्वी। एक तो 2 BHK हाउस के मालिक है और दूसरे बस गरीब झोपड़ी से ही हैं, लेकिन लोग अच्छे हैं। 2 BHK हाउस को सुनकर तन्वी की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से बोली, माँ, अगर ऐसा है कि 2 परिवारों से रिश्ता आ रहा है तो आप मेरा रिश्ता अमीर परिवार में तय कर देना। वैसे भी मैं जॉब करने वाली आजाद लड़की हूँ, तो मैं छोटे मोटे से लोगों के बीच में नहीं रह पाऊंगी। तन्वी, लेकिन ये तो लड़के वालों की पसंद के ऊपर है बेटा, कि उन्हें तू पसंद आए या राधा। कोई बात नहीं माँ, अगर दीदी अमीर 2 BHK ससुराल जाना चाहती हैं तो दीदी की ही बात आप उनसे करना। बाकी गरीब घर में मैं शादी कर लूंगी। वैसे भी जमीन या दीवारें बड़ी होने से क्या होता है, दिल बड़ा होना चाहिए, तो घर में भी दिल लग ही जाता है। राधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन दोनों बहनों को देखने लड़के वाले आ गए, जहाँ तन्वी की शादी अमीर परिवार और राधा की शादी गरीब परिवार में तय हो गई। मैं तो किसी से ससुराल की बुराई भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जिंदगी मैंने खुद अपने लिए चुनी है। अरे क्या खुद से ही बैठकर बकर बकर किए जा रही है? खाना नहीं बनाना है तुझे? नहीं बनाना है मुझे खाना। अगर खाना चाहिए तो खुद बनाकर खा लो।
ये आवाज ऊंची करके क्या साबित करना चाहती है? मुझसे ऐसे बात ना करना, जा जाकर खाना बना। माँ जी मैंने इतने काम किए हैं आज की, उन सबको करके मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, खाना तो तू ही बनाएगी। यामिनी ने तन्वी की एक नहीं समझी। अंत में तन्वी को ही खाना बनाने जाना पड़ा। क्या खाक मेरा 2BHK का ससुराल है। अरे जो काम मैंने घर में नहीं किए वो यहाँ करने पड़ते हैं। रसोई में खड़े खड़े पाँव कर जाते हैं, लेकिन ये काम ही खत्म नहीं होता है। मैंने तो सोचा था कि मुझे ससुराल में नौकर चाकर मिलेंगे, लेकिन सब कुछ मेरी सोच के खिलाफ हो गया। एक तरफ तन्वी गुस्से में खाना बनाते हुए इस तरह अपनी जिंदगी को कोस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरे किशन जी, ये पन्नी में क्या है? राधा, ये जलेबियां हैं, प्लेट में निकाल कर खा लो, अभी गर्म है। आप ये जलेबी क्यों ले आए? मेरा मतलब, एक तो पहले ही घर में कितनी तंगी चलती रहती है, ऐसे में ये सब। कोई बात नहीं है राधा, मैं तुम्हें कुछ बड़ी चीज तो देने से रहा, तो अब क्या इन छोटी मोटी चीजों के लिए भी तुम्हें तरसाऊं? प्लेट में निकाल लो, माँ को भी जलेबी बेहद पसंद है, तो चलो तीनों साथ खाएंगे। किशन की बात पर राधा ने एक प्लेट में जलेबी निकाल ली और उसे चारपाई पर रखकर तीनों बहू बेटा और सास उस चारपाई पर प्लेट के इर्द गिर्द बैठ गए और जलेबी खाने लगे। मैं इन जलेबियों के स्वाद से बता सकती हूँ कि तो इन्हें कहाँ से लाया है। आपकी और राधा की मनपसंद जगह पर ले आया हूँ माँ। वैसे परिवार के साथ ऐसी चीजों का स्वाद और भी बढ़ जाता है ना। ऐसे ही खाते हुए पूरा परिवार छोटी सी खुशी को एंजॉय कर रहा था। एक बहन थी जो छोटी सी गरीब झोपड़ी में भी खुश थी, तो वहीं दूसरी बहन थी जो अमीर 2BHK ससुराल में भी खुश नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज अब बाहर के काम भी सारे मुझे ही करने पड़ते हैं। अब ये बाजार से जरा सा सामान आना था, तो इसके लिए भी माँ जी ने मुझे ही परेशान किया। अरे ये क्या, जब मैं गई थी तो सारी खिड़की दरवाजे खोल कर गई थी और अब सब कुछ ही बंद है। नहीं, ऐसे अंदर घुसना सही नहीं रहेगा। पहले मैं बाहर से ही देखती हूँ कि बात क्या है। तन्वी ने समझदारी दिखाई और बंद खिड़की दरवाजों को देखकर वो एकदम से अंदर नहीं गई। उसने बाहर से ही खिड़कियों से झांक कर देखा और खिड़की से घर के अंदर का मंजर देख वो चौंक गई। अंदर 2 आदमी थे जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो दोनों ही उसकी सास को चाकू दिखाकर उससे पैसे अपने बैग में भरवा रहे थे। हे भगवान, ये हमारे घर में कौन लोग घुस गए हैं? देखने से तो डाकू लुटेरे लग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तन्वी बाहर से ही चौकन्नी हो गई और उसने पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और उन दोनों डाकुओं को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। माँ जी आप ठीक तो है ना? उन डाकुओं ने आपको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? नहीं बहू। माँ इसीलिए कहते हैं कि घर की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। आप दोनों सास बहू के कलेश से घर में अशांति आती है और कहते हैं कि कलेश या तो जान ले डूबती है या माल। अमित की बात सुनकर यामिनी और तन्वी की नजरें शर्म से झुक गईं। अब वो समझ गई थी कि कलेश घर में किन किन मुसीबतों को दावत दे सकती है। उन दोनों सास बहू ने इस घटना के बाद से एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ राधा के पति किशन का भी अब दूसरा और अच्छा काम लग गया था, जिससे उनके भी हालात बदलने लगे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।